तो आज हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की नाम से है। एक्चुअल में इसका नाम है NMR, हिंदी में कहेंगे नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। बहुत कठिन नहीं है, पर अगर समझेंगे तब। सबसे पहले समझिए कि परिभाषा क्या कहती है। किसी यौगिक के परमाणुई नाभिकों द्वारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेडियो तरंगों के अवशोषण से नाभिक के चुंबकीय आघूर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद कहते हैं। परिभाषा से वो तो याद कर सकते हैं। काम की चीज देखिए, सबसे पहले आपको जो समझना है वो ये समझना है कि इस तरह का स्पेक्ट्रम NMR ऐसे परमाणु दर्शाते हैं जिसमें विषम संख्या में न्यूक्लियॉन पाए जाते हैं। विषम संख्या में न्यूक्लियॉन का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग विषम होना चाहिए। सम होने की स्थिति में ये प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो सामान्य तौर पे हाइड्रोजन 1, कार्बन 13, इस तरह के परमाणु आपको NMR प्रदर्शित करते हुए मिलेंगे। अब ज्यादातर कार्बनिक यौगिकों में सिर्फ हाइड्रोजन, या इसी को हम प्रोटॉन कह रहे हैं, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन ही ऐसा परमाणु होता है जो कि विषम संख्या में न्यूक्लियॉन होता है। इसलिए हम मेनली हमारा ध्यान रहेगा हाइड्रोजन के नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर, यानी हाइड्रोजन के लिए हम इस स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। वैसे तो कार्बन 13 भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन इसका अध्ययन आपके सिलेबस के बाहर है, तो इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे, छोड़िए। आइए हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन या कोई भी नाभिक अपनी धुरी पर विषम संख्या वाला, ध्यान रखना, विषम संख्या में न्यूक्लियॉन रखने वाला कोई नाभिक जैसे हाइड्रोजन या प्रोटॉन अपनी धुरी पर भी चक्रण करता है। अपनी धुरी पर भी चक्रण करता है। धुरी मतलब अपने एक्सिस पे। जैसे ये नाभिक मान लो, तो ये क्या कर रहा है, अपने अक्ष पर चक्रण करता है, जिसके कारण एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसको हम कहते हैं नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण। अनुनाद नहीं, नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण। क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि नाभिक अपने अक्ष पर चक्रण कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो नाभिक जब अपने अक्ष पर चक्रण करता है तो इलेक्ट्रॉन के जैसा वो भी एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हमने इस परमानेंट नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण वाले, यानी ये एक अपने आप में स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जब हम इस नाभिक को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, तो मान लो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, नीचे से ऊपर की दिशा में, तो प्रोटॉन का नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण, यानी प्रोटॉन जिसका नाभिक एक चुंबक की तरह कार्य कर रहा है, वो अपने आप को इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष दो तरीके से व्यवस्थित कर सकता है। या तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और या तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र
स्थिति विपरीत दिशा में। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित करेगा तो इसकी ऊर्जा कम होगी और इसको हम अल्फा स्थिति कहेंगे। यानी जब नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपने आप को व्यवस्थित करे तो यह स्थिति अल्फा स्थिति कहलाएगी, ज्यादा स्थायी स्थिति होगी, कम ऊर्जा वाली स्थिति होगी। जबकि अगर नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण अपने आप को बाह्य चुंबक की दिशा के विपरीत दिशा में संरेखित करे तो इसको हम बीटा स्थिति कहेंगे। बीटा स्थिति की ऊर्जा अल्फा स्थिति से अधिक ऊर्जा वाली होगी और कम स्थायी होगी। ठीक है, ये दो स्थिति है। सामान्य तौर पे इन दोनों की ऊर्जा में ज्यादा अंतर नहीं होता, पर ऊर्जा में अंतर तो होता ही है। ज्यादा अंतर भले ना हो पर अंतर तो होता है। अब नॉर्मली अगर हम किसी प्रोटॉन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो आपको क्या लगता है वो किस रूप में रहना पसंद करेगा, अल्फा स्थिति में या बीटा स्थिति? स्वाभाविक तौर पे अल्फा स्थिति में। जैसे नदी में एक नाव को छोड़ दो तो नदी में नाव की दिशा को हम किस दिशा में मानेंगे कि नाव की दिशा पानी के बहाव की दिशा में अपने आप को व्यवस्थित कर लेगा, ये अल्फा स्थिति है। अगर विपरीत में करेगा तो क्या होगा, उसकी गति मुश्किल हो जाएगी, तो नाव जैसा मानेंगे। तो सामान्यतः बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नाभिक या प्रोटॉन स्वयं अल्फा स्थिति में रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इस अल्फा स्थिति को बदल के बीटा में ले जाना चाहूं, मतलब नाभिक जो ऐसा है मैं चाहता हूं उसको पलटा के ऐसा कर दिया जाए, फ्लिप कर दिया जाए, उसके रोटेशन की दिशा को बदल दिया जाए, तो इसके लिए कुछ ऊर्जा लगेगी। ये ऊर्जा हमको रेडियो तरंगों से प्राप्त होती है, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा नहीं लगेगी, ज्यादा ऊर्जा अंतराल नहीं है, तो इसलिए हम ये कहेंगे अल्फा से बीटा परिवर्तन के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा रेडियो वेव से प्राप्त हो सकती है। यानी कि अगर हम निश्चित ऊर्जा की रेडियो विकिरण हमारे अल्फा वाले ये ऐसे घूमते हुए नाभिक को दे दें तो वो किस में बदल जाएगा, बीटा में बदल जाएगा। ठीक है ना, यही होगा कि अल्फा घूमता हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन, यानी इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इसको निश्चित ऊर्जा मिलेगी, इतनी ऊर्जा जो किसके बराबर हो, इस ऊर्जा अंतर के बराबर हो, तो इसके घूर्णन की दिशा बदल जाएगी, ऐसे हो जाएगा। अचानक ऐसे घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, पलट गया, तो हमको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, अगर आप इसके आसपास एक सेंसिटिव कॉइल लगा दें, फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो इस कॉइल में एक सूक्ष्म विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। जैसे ही निश्चित ऊर्जा की रेडियो किरणों को हमने हमारे अल्फा स्थिति में प्रोटॉन पर आपतित
आपतित किया वो उस विशिष्ट विकिरण की ऊर्जा को अवशोषित करके अल्फा से बीटा में चला जाएगा, यानी घूर्णन की दिशा बदल जाएगी। दिशा जैसे ही परिवर्तित होगी, इस परिवर्तन से चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन होगा। चुंबकीय आघूर्ण में होने वाला परिवर्तन लगे हुए कॉइल में एक सूक्ष्म विद्युत धारा को उत्पन्न कर देता है, और ये सूक्ष्म विद्युत धारा ही क्या करती है, सिग्नल के रूप में हमको एनएमआर स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देती है। क्लियर है? ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि आपको कैसे रेडियो सिग्नल, कैसे एनएमआर सिग्नल मिलता है। तो एनएमआर सिग्नल कैसे मिलेगा? रेडियो वेव से प्राप्त हो सकती है, जिससे अल्फा स्थिति का प्रोटॉन बीटा स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटॉन के इस फ्लिपिंग से, फ्लिपिंग यानी उसके चक्रण में परिवर्तन, ठीक है, फ्लिपिंग से कॉइल में सूक्ष्म विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो एनएमआर सिग्नल के रूप में दिखाई। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो एनएमआर कैसे प्राप्त होगा ये हमको क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि हम वास्तव में करते क्या है। इसी को हम पढ़ते हैं पीएमआर के नाम से। एनएमआर को हम क्या पढ़ रहे हैं यहां? पीएमआर यानी प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, या हम कहें कि हाइड्रोजन का एनएमआर। हाइड्रोजन के लिए एनएमआर को हम क्या नाम से जानेंगे? पीएमआर। कोई अंतर नहीं है, ठीक है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से, सिद्धांततः अभी हमने पढ़ा कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र निश्चित है H, हमारा प्रोटॉन अभी अल्फा स्थिति में है, और हम इस पर अलग अलग आवृत्ति की रेडियो वेव दे रहे हैं, रेडियो तरंगे डाल रहे हैं। सिद्धांत यही कह रहा है ना। और एक निश्चित तरंग को ये अवशोषित करके बीटा स्थिति में चला जाता है, अल्फा से बीटा में चला जाता है। पर प्रैक्टिकली जब हम ये करते हैं, यानी कि जब लैब में या किसी इक्विपमेंट में हम ये करते हैं, तो वहां रेडियो वेव की आवृत्ति को निश्चित रखा जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन करते हैं। यानी प्रक्रिया को थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि स्वाभाविक तौर पे मान लो कि 100 गॉस चुंबकीय क्षेत्र में ये 50 प्रति सेंटीमीटर पे अवशोषण कर रहा है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जितना तीव्र होगा, इस बात को भी समझेंगे हम कि, ठीक है, यहां तो पहले हम देख लें कि मान लो कि 100 गॉस की चुंबकीय तीव्रता में
हमारा प्रोटॉन 50 प्रति सेंटीमीटर वाली तरंग को अवशोषित करता है, मान लेते हैं। तो हमने इसको कैसे पता लगाया? हमने 100 घास को फिक्स रखा था और हम उसको तरंगे दे रहे थे, रेडियो वेव 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ाते जा रहे थे। तो हमने पाया कि 50 वाले पे सिग्नल मिला। इक्विपमेंट जब डिजाइन करते हैं तो हम 50 को फिक्स कर देते हैं, 50 प्रति सेंटीमीटर फिक्स, अब उसको चेंज नहीं करेंगे। और यहां मैग्नेटिक क्षेत्र की तीव्रता को 10 20 30 40 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो स्वाभाविक तौर पे 100 घास पे ये क्रिया होनी है। तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 100 पे पहुंचेगी, हमारा प्रोटॉन इस विकिरण को अवशोषित कर लेगा। तो इसको इस तरीके से समझे, मैं एक सरल उदाहरण देता हूं, फिर ये बात क्लियर हो जाएगी। इसको तो पहले लिख लीजिए कि प्रैक्टिकली रेडियो वेव की आवृत्ति को निश्चित रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन करते हैं। प्रैक्टिकली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको देखिए। मान लीजिए ये नदी है जिसका बहाव इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बहाव की दिशा। आपका नाव इस जगह पे इस तरीके से खड़ा है, ये नाव की दिशा है, बहाव की दिशा और नाव की दिशा एक जैसी है। अब हम इस नाव की दिशा को पलटना चाहते हैं, यानी कि घुमाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नाव घूम के कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो स्वाभाविक है ताकत लगेगी, और ये ताकत, ये ऊर्जा किस बात पे निर्भर करेगी? अगर हम ये माने कि द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है नाव के, तो बहाव की तीव्रता, पानी का बहाव जितना तेज होगा, इसको घुमाने में आपको उतनी ताकत लगेगी। ठीक बात है? यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक होगी, हमारा प्रोटॉन स्पिन करने के लिए उतने अधिक ऊर्जा के विकिरण को अवशोषित करेगा। वही प्रोटॉन जो 100 घास पे 50 सेंटीमीटर को अवशोषित प्रति सेंटीमीटर को कर रहा है, अगर मैं गॉसियन वैल्यू को बढ़ा के 200 कर दूं तो 50 पे नहीं गिरेगा, क्योंकि अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ गई तो चुंबक उसको अपने साथ बना के रखेगा। तो विरोध तो चुंबकीय क्षेत्र का करना है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी प्रोटॉन के स्पिन में परिवर्तन या उसको फ्लिप करने के लिए, उसकी दिशा को बदलने के लिए हमको जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी या जो विकिरण देनी पड़ेगी, वो निर्भर करेगी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। या दूसरे शब्दों में कह लें कि अगर बाह्य विकिरण की तीव्रता ज्यादा है तो अप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र के मान को भी ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक बात है? सेम वैसे ही है, यानी कि आवृत्ति जो है अवशोषित रेडियो तरंग की आवृत्ति समानुपाती होती है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है? लेकिन प्रैक्टिकली हम करते उल्टा है। प्रैक्टिकली हम आवृत्ति को निश्चित रख देते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके ये देखते हैं कि किस चुंबकीय क्षेत्र पर यह अवशोषण हो रहा है। प्रैक्टिकल वैसा ही। ठीक है? अच्छा, अब आईआर स्पेक्ट्रम, जब आप पीएमआर स्पेक्ट्रम देखते हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देता है, और क्या क्या दिखाई देता है उससे आप क्या क्या निष्कर्ष निकालते हैं। सबसे पहले
पीएमआर स्पेक्ट्रम के अध्ययन के लिए आपको निम्न बातों का अध्ययन आवश्यक है। सिग्नलों की संख्या, तो पहली चीज जो ध्यान रखेंगे इसमें वह है सिग्नलों की संख्या। कितने सिग्नल मिल रहे हैं, अब ये कैसे पहचानेंगे वो भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सिग्नलों की संख्या हमको बताती है तुल्य प्रोटॉनों के सेट की संख्या। अब यहां एक नया शब्द आया है तुल्य प्रोटॉन, ये क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं आपको अभी। दूसरा, सिग्नल का स्थान, दूसरा सिग्नल का स्थान, सिग्नल किस चुंबकीय तीव्रता पर प्राप्त हो रहा है, कम पे प्राप्त हो रहा है या ज्यादा पे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कुछ सिग्नल आपको कहां पे मिलेंगे, कम पे, और कुछ ज्यादा। यहां से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, अरे क्यों, हाइड्रोजन तो एक ही जैसा होता है। नहीं, अभी हम देखेंगे। सिग्नल का स्थान हमको यह बताता है कि हमारे प्रोटॉन के आसपास का वातावरण कैसा है। तीसरा, विभिन्न सिग्नलों की तीव्रता, सिग्नलों की तीव्रता, सिग्नलों की तीव्रता इस बात को दर्शाती है कि कितने प्रोटॉन एक साथ उसी जगह पे अवशोषण कर रहे हैं। तो एक जैसे कितने प्रोटॉन हैं जो उस जगह पर अवशोषण कर रहे हैं। कम संख्या में उस जगह पे अवशोषण होगा तो सिग्नल की तीव्रता कम मिलेगी, ज्यादा संख्या में अवशोषण होगा तो सिग्नल की तीव्रता ज्यादा मिलेगी। फिर इसके बाद है विभिन्न सिग्नलों का अनेक शिखरों में विपाटन। चौथा, सिग्नल के शिखरों का विपाटन। ये चार बातों का ध्यान रखें। तो अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा तुल्य प्रोटॉन और अतुल्य प्रोटॉन किसे कहते हैं। पहला हम देखेंगे तुल्य प्रोटॉन। तो किसी अणु के ऐसे हाइड्रोजन परमाणु जिनका परिवेश एक समान होता है, तुल्य प्रोटॉन कहलाते हैं। क्या परिवेश है भाई, चलिए एग्जांपल एक एक सरल से शुरू करते हैं। मेथेन CH4, संरचना बनाइए CH, हर प्रोटॉन के बगल में 3 प्रोटॉन बिल्कुल समान दूरी पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस प्रोटॉन की बात करूं तो इससे जितनी दूरी पर ये है और ये है, इस प्रोटॉन से भी समान दूरी पे ही सभी है। इसके लिए भी समान, इसके लिए भी समान। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां चारों प्रोटॉन का वातावरण एक जैसा है, चारों प्रोटॉन के वातावरण एक जैसे हैं। तो यहां पर हमारे पास एक सेट तुल्य प्रोटॉन है जिसमें कुल 4 प्रोटॉन है। तो हमारे पास सिर्फ एक सेट है तुल्य प्रोटॉन का, ठीक, और हर सेट एक सिग्नल देगा। इसका मतलब मेथेन में हमको सिर्फ कितना सिग्नल मिलेगा, एक सिग्नल। लेकिन वो एक सिग्नल कितने प्रोटॉन दे रहे हैं, 4 प्रोटॉन दे रहे हैं। आगे आते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं।
CH3 ऐसे ही देख सकते हो, CHHH। ठीक है, ये चारों प्रोटॉन, ये छह प्रोटॉन एक जैसे हैं। क्यों है? क्योंकि इस प्रोटॉन को देखो, इसके बगल में इधर 3 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन और एक कार्बन, इसको देखो ऐसा ही है, इसको देखो तो 2 प्रोटॉन बगल में एक कार्बन, इसको देखो 2 प्रोटॉन, सब वैसा ही है। सारे हाइड्रोजन की परिस्थिति एक जैसी है। तो यहां भी एक सेट तुल्य प्रोटॉन है, यानी कि एक सेट तुल्य प्रोटॉन है जिसमें कुल 6 प्रोटॉन है। एक और उदाहरण देखो, एक और आगे बढ़ो। CH3 CH2 CH3। अब देखो, इसके 3 और इसके 3 एक जैसे हैं, हम पहले ही देख चुके हैं, है ना? क्यों? इस प्रोटॉन के बगल में एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, इसके बगल में एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, बिल्कुल ठीक। इसके भी बगल में 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन। लेकिन ये बीच के जो 2 हैं, इनके बगल में 2 कार्बन हैं, 3 कार्बन बल्कि मैं कहूंगा, और इधर उधर की स्थितियां अलग अलग। इसका मतलब यहां 2 सेट प्रोटॉन है, ए, ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये वाला अलग है क्योंकि इसका रासायनिक वातावरण अलग है ना? तो इस तरीके से यहां 2 सेट है तुल्य प्रोटॉन के। सेट ए में हमारे पास 6 प्रोटॉन है और सेट बी में हमारे पास 3 प्रोटॉन है। ठीक है, तो तुल्य और अतुल्य प्रोटॉन पहचान सकते हैं। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं, सिंपल उदाहरण, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एथेनॉल की बात करते हैं, अगला है एथेनॉल, एक उदाहरण के रूप में CH3 CH2OH। आप देखो इन 3 हाइड्रोजन की बात, ये 3 हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़े हैं और उसके बगल में CH2 है, इसको A मान, यानी एक कार्बन से जुड़े हैं और CH2 है। इस CH2 को देखो, इसके हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़े हैं, एक तरफ CH2 है और एक तरफ OH है, तो A जैसा तो नहीं है ये, इसका वातावरण अलग है। पहले वाले के वातावरण में कौन कौन था? एक कार्बन था, कुछ हाइड्रोजन है, उसके आगे CH2। लोकेशन जैसे बोलते हैं ना, घर की लोकेशन आपकी, तो अगर 2 लोगों की लोकेशन एक जैसी हो तो हम कहेंगे एक है, सेट एक ही है। अब OH के हाइड्रोजन को देखो, वो जुड़ा ही किससे है? ऑक्सीजन से, बाकी तो कार्बन से जुड़ा है। इसी से सिद्ध होता है कि उसका वातावरण अलग है, तो C। तो यहां कुल 3 सेट तुल्य प्रोटॉन है, जिसमें सेट A में 3 प्रोटॉन है, सेट B में 2 प्रोटॉन है और सेट C में 1 प्रोटॉन है। तो जितने सेट ऑफ प्रोटॉन बनेंगे, तुल्य प्रोटॉनों का जितना समूह बनेगा, वो कहलाएगा कि कितने सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, तो तुल्य प्रोटॉन का मतलब किसी अणु के ऐसे हाइड्रोजन परमाणु जिनका परिवेश एक समान हो, तुल्य प्रोटॉन है, और जिनका परिवेश भिन्न हो वो अतुल्य प्रोटॉन है। तो जब हम कहते हैं सिर्फ एक सेट है, तो इसका मतलब सभी प्रोटॉन तुल्य है। जब हम कहते हैं 2 सेट है, तो मतलब हर सेट के प्रोटॉनों का समूह का परिवेश एक जैसा है, लेकिन इन 2 सेट का परिवेश अलग अलग है। तो 2 सेट जैसे A का परिवेश अलग है और B का परिवेश अलग है, तो A और B अतुल्य हो जाएंगे, जबकि A के सभी तुल्य होंगे, B
डी के सभी तुल्य होंगे। ठीक है, ये आपका तुल्य और अतुल्य प्रोटॉनों के बारे में बात हुई हमारी। तो एक चीज अच्छी तरह समझे कि सभी तुल्य प्रोटॉन एक ही स्थान पर सिग्नल देते हैं। सिग्नल की तीव्रता तुल्य प्रोटॉनों की संख्या के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा। आज यहीं तक देखेंगे क्योंकि एक बड़ा टॉपिक कल आएगा हमारे पास, नाभिकीय परिरक्षण और अपरिरक्षण। ये चैप्टर पूरी तरह से समझने वाला चैप्टर है ना। अगर आप इसको ठीक से समझ जाएंगे तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और नहीं समझेंगे तो 2-3 दिन और खींचेंगे। तो मैसेज करके बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। वीडियो को देखिए और कम से कम 1 से 2 रीडिंग इसकी लीजिए। चलिए ठीक है।